क्रैश के टाइम प्लेन के पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर टूट जाता है और सीट्स पर बैठे लोग चलती फ्लाइट से सीधा गहरी खाई में गिरकर गायब हो जाते हैं। 11 दिन बाद वो जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों के डेड बॉडीज को उठाने लगते हैं। जब वो सब सो रहे होते हैं तो अचानक एक खौफनाक बर्फीला तूफान प्लेन के अंदर आ गिरता है और मजीद 8 लोग बर्फ के अंदर दबकर मर जाते हैं। अक्टूबर 12, 1972 एक छोटा चार्टर्ड प्लेन उरुग्वाई से चिली के शहर सेंटियागो के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर सवार हैं, जिनमें ज्यादातर एक कॉलेज के जवान रग्बी खिलाड़ी, उनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स हैं। ये एक छोटी और आसान फ्लाइट होनी चाहिए थी, सिर्फ 3 घंटे की, लेकिन उरुग्वाई और चिली के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ी सिलसिला खड़ा है, दी एंडीज। आसमान को छूती चोटियां, अचानक आने वाले तूफान और बेरहम रास्ते, खराब मौसम की वजह से प्लेन को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में रात गुजारना पड़ता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को पायलट सफर जारी रखने का फैसला करते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, मौसम साफ नजर आता है, पैसेंजर सुकून से बैठ जाते हैं। फिर दोपहर 3:21 पर प्लेन नीचे उतरना शुरू करता है। बादल प्लेन को घेर लेते हैं, कुछ भी दिखाई देना लगभग खत्म हो जाता है। अचानक एक झटका लगता है, प्लेन पूरी तरह हिलने लगता है, डेंजर के अलार्म बजने लगते हैं। प्लेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स को अभी भी लगता है कि यह सिर्फ आम हवा का दबाव है। फिर बादल हटते हैं और वो उसे देखते हैं, एक पहाड़ बिल्कुल उनके सामने। पायलट्स प्लेन को ऊपर उठाने के लिए इंजन्स को पूरी ताकत दे देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराता है और पूरी तरह टूटकर अलग हो जाता है। सीट्स की 2 रोज उखड़ जाती है और गहरी खाई में गायब हो जाती है। कुछ सेकंड्स बाद एक विंग भी टूट जाता है। प्लेन अब गिरते हुए एक खाली खोखे के सिवा कुछ नहीं है। आगे के हिस्सा समंदर से तकरीबन 3507 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्फीले ग्लेशियर से जा टकराता है। यह रुकने से पहले बेहद डरा देने वाली स्पीड से बर्फ पर फिसलता है। खामोशी। जब जिंदा बचने वाले अपने आसपास देखते हैं तो नजारा तबाहकुन होता है। सामने का हिस्सा टूट चुका है और पायलट्स की मौत हो चुकी है। 45 पैसेंजर्स में से 33 अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत से लोग बुरी तरह जख्मी है। टूटी हुई टांगे, सर की चोटें, अंदरूनी ब्लीडिंग, और उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ है। रेस्क्यू टीम्स लगभग तुरंत ही तलाश शुरू कर देती है। प्लेन एंडीज के ऊपर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो प्लेन भी सफेद था और बर्फ भी सफेद है। आसमान से वो बिल्कुल गायब नजर आता है। पहाड़ में पहली रात बेहद बेरहम होती है। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 5 जख्मी पैसेंजर्स ठंड और जख्मों की वजह से दम तोड़ देते हैं। जिंदा बचे हुए लोग प्लेन के टूटे हुए ढांचे को छुपाने की जगह बनाते हैं और ठंड को रोकने के लिए खाली रास्ते को बैग्स और बर्फ से बंद कर देते हैं। वो खाने के छोटे से स्टॉक को बहुत हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। कुछ चॉकलेट्स बार्स, थोड़े से नट्स, जाम के छोटे जार, थोड़ी सी वाइन। रोजाना सिर्फ एक मूंगफली प्लेन के लोहे के टुकड़े पर बर्फ रखकर धूप की मदद से उसे पिघलाकर पानी बनाया जाता है। दिन गुजरने लगते हैं। रेस्क्यू प्लेन्स ऊपर से गुजरते हैं। जिंदा बचे लोग चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं और बर्फ पर निशानात बनाने की कोशिश करते हैं। 3 प्लेन्स बिल्कुल उनके ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। फिर एक दिल तोड़ने वाली खबर आती है। क्रैश के ठीक 11 दिन बाद वो एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो ठीक करते हैं और एक अनाउंसमेंट सुनते हैं। सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, यानी दुनिया ये मान चुकी है कि वो मर चुके हैं। इस पल उम्मीद पूरी तरह खत्म हो सकती थी, लेकिन जिंदा रहने की तड़प इंसानी दिमाग पर एक ताकतवर असर रखती है। ये फैसला करने पर मजबूर करती है। जल्द ही खाना बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहाँ न कोई पौधा है, न कोई जानवर, सिर्फ बर्फ और चट्टाने हैं। भूख एक भयानक हकीकत बन जाती है। अब वो एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन के सामने करते हैं। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो सब मर जाएंगे। अगर वो जीना चाहते हैं तो उन्हें खाने का वाहिद जरिया इस्तेमाल करना होगा। उन लोगों की बॉडी जो पहले ही मर चुके हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ये कोई अनजान लोग नहीं थे, ये उनके साथी खिलाड़ी, भाई और दोस्त थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो जिंदा रहने के लिए इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें खाना पड़ेगा। ये काम मजाक में नहीं किया गया, ये खामोशी में गहरे दुख और दुआ के साथ किया जाता है, और ये चीज उन्हें जिंदा रखती है। फिर 16वें दिन एक और आफत टूट पड़ती है। आधी रात को एक खौफनाक बर्फीला तूफान प्लेन के ढांचे पर आ गिरता है। बर्फ अंदर भर जाती है। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, मजीद 8 लोग दम घुटने से मर जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग बाकी रह गए
रहे हैं। कई दिनों तक बर्फ के नीचे फंसे रहने के बाद वो लोहे के टुकड़ों से रास्ता खोदकर बाहर निकलते हैं। जब वो आखिरकार दोबारा बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक बात बिल्कुल साफ समझ आ जाती है, कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही बचाना होगा। 3 सबसे मजबूत जवान फेर्नांडो प्राडो, रॉबर्टो केनिसा और एंटोनियो इस नामुमकिन काम के लिए तैयार होते हैं। उनका प्लान सिंपल है, पहाड़ों के ऊपर से वेस्ट की तरफ बढ़ना, इंसानी आबादी को ढूंढना और मदद लेकर आना। उनके पास पहाड़ चढ़ने का कोई सामान नहीं है, न कोई नक्शा, न कैंपस और न ही कोई एक्सपीरियंस। वो प्लेन के अंदर के कपड़े से एक स्लीपिंग बैग तैयार करते हैं। वो खाने के लिए इंसानी गोश्त के छोटे छोटे खुश्क टुकड़े साथ रख लेते हैं और दिसंबर में क्रैश के लगभग 2 महीने बाद वो चढ़ाई शुरू करते हैं। हवा बहुत कम है, हर कदम पर दम घुटता हुआ महसूस होता है। वो कई दिनों तक चढ़ते रहते हैं, बुलंदो बाला चोटी के ऊपर पहुंचते हैं और जो कुछ वो देखते हैं वो दिल तोड़ देने वाला है। पहाड़, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, सफेद चोटियां। उनका ख्याल था कि चिल्ली इस पहाड़ के बिल्कुल पार होगा, लेकिन वो गलत है। वो एंडीज के बहुत अंदर थे। वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए, आबादी से बहुत दूर, मदद से बहुत दूर। ये महसूस करते हुए कि 3 आदमियों के आगे बढ़ने के लिए खाना काफी नहीं होगा, विजिंटी ने राशन बचाने के लिए क्रैश वाली जगह पर वापस जाने का मुश्किल फैसला किया। अब सिर्फ फेर्नांडो प्राडो और रॉबर्टो अकेले आगे बढ़ने के लिए रह गए। कमजोर लेकिन पक्के इरादे के साथ वो ग्लेशियर, जमी हुई वादियों और उन नदियों के साथ मजीद 9 दिनों तक चलते रहे जो पहाड़ों से नीचे का रास्ता बनाती। भूख की वजह से उनके जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो निडाल थे, बेमुश्किल खड़े हो पा रहे थे, फिर भी उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। फिर 20 दिसंबर को दूर एक ऐसी चीज दिखाई दी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। गाय, और जहाँ गाय होती है वहाँ लोग भी जरूर होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के दूसरी तरफ घोड़े पर सवार एक आदमी को देखा। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन नदी के शोर ने उनकी आवाज को दबा दिया। अगले दिन वो आदमी वापस आया। इस बार उसने एक पत्थर से पेंसिल और कागज बांधा और उसे पानी के ऊपर फेंका। पेराडो ने जल्दी से एक मदद का पैगाम लिखा, मैं उस प्लेन से हूँ जो पहाड़ों में गिरा था। वहाँ ऊपर 14 जख्मी लोग हैं। हमारे पास खाना नहीं है, प्लीज मदद करें। वो आदमी चिल्ली के एक किसान था। नोट पढ़ने के बाद वो सरकार को बताने के लिए घंटों घोड़ा चलाकर पास के कस्बे में पहुंचा। रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर फौरन रवाना कर दिए गए। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद हेलीकॉप्टर्स आखिरकार उस जगह पहुंच गए। शुरुआती 45 पैसेंजर्स में से 16 जिंदा बचे लोगों को बचा लिया गया। वो खाने की बहुत ज्यादा कमी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियों और एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार थे, लेकिन वो जिंदा थे। दुनिया हैरान रह गई। बहुत से लोगों के लिए ये समझना मुश्किल था कि वो कैसे जिंदा रहे। उसने उनके फैसलों पर सवाल भी उठाए, लेकिन एक सच्चाई सबके सामने थी। इंसान के जीने की ख्वाहिश खौफ से ज्यादा मजबूत है, दर्द से ज्यादा मजबूत है और लोगों के जज करने से ज्यादा मजबूत है। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये इंसानियत का इम्तिहान था, उम्मीद का इम्तिहान था, इस बात का इम्तिहान था कि जब जिंदा रहने की एक मकसद हो तो इंसानी रूह किस हद तक जा सकती है। एंडीज की जवान देने वाली खामोशी में इन जवानों ने एक ताकतवर चीज ढूंढ निकाली। जब दुनिया आपसे उम्मीद छोड़ दे तो आपको खुद से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यही वजह है कि इस कहानी को सिर्फ एक हादसे के रूप में नहीं बल्कि एक मिरेकल के रूप में याद रखा जाता है, द मिरेकल ऑफ एंडीज।